देखिए बाबू, अगले वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ाए थे उन टॉपिकों का हमने न्यूमेरिकल बताया है। और न्यूमेरिकल जब बताया है तो लगभग सारे टॉपिक का कुछ न कुछ हम बाबू न्यूमेरिकल को बताए हैं। अभी इसमें न्यूमेरिकल हमको लगता है कि इस पाठ में कम से कम 3 या 4 बार बनेगा। कम से कम 3 बार और होना चाहिए, थोड़ा हो चाहे अधिक हो, लेकिन न्यूमेरिकल तो इसमें न्यूमेरिकली प्रॉब्लम होता है इस पाठ में, इसलिए न्यूमेरिकल तो बनेगा ही। तो आप इसमें देखिए, हम ओम का नियम, ये भी बहुत कभी कभी सवाल को पूछा है। इसको महत्वपूर्ण तरीके में सोचकर आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ओम के नियम को लिखें तथा इसे प्रमाणित करें। मैट्रिक में आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ा है, तो ओम का नियम तो आप लोगों को साधारण होगा, लेकिन इसका प्रमाण जो है जब उसमें कहता था तो आप ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर देते थे। और ग्राफ में यही होता था, इधर आई हो गया और इधर भी, एक्स और वाई अक्ष है, और एक्स अक्ष पर धारा को रख दिया जाता है और वाई अक्ष पर विभवांतर को। और इसमें जब ग्राफ खींचा जाता है तो ये चीज़ होता है। तो कहने का मतलब, जब एक्स वाई में ग्राफ खींचते हैं, चाहे कोई दो भौतिक राशियों के बीच ग्राफ खींचते हैं, वह ग्राफ सरल रेखा में आती है। क्या होती है? वह ग्राफ सरल रेखा में होती है, तो वह समानुपाती चीज़ को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। वह क्या करती है बाबू? समानुपाती चीज़ को प्रदर्शित करती है। और इसी पर आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा होगा, इस तरीके से पढ़ा होगा, और तब भी बराबर आई आर को स्थापित किया होगा। ठीक? तो कहने का मतलब है, ये तो हो गया, ये तो साधारण बात है, लेकिन हम अब उस तरीके से इस नियम को प्रमाणित नहीं करेंगे। इस नियम को प्रमाणित करने के लिए मैथमेटिकल टर्म होते हैं, लेकिन बेटा परिभाषा मूल रूप नहीं बदलता है। ये देखिए, ये जो परिभाषा दिया है भी समानुपाती आई, कहने का मतलब ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच, ओम के नियम अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये तो क्लियर हो गया। चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, लेकिन कंडीशन रख दिया है। कंडीशन क्या कर रहा है? चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, घनत्व, ताप, दाब, घनत्व, ये जो और लंबाई, बहुत से फैक्टर होते हैं। इस सभी फैक्टरों को स्थिर माना गया है और स्थित मानकर ही ओम का नियम दिया गया है। ये नहीं कि धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ताप को बढ़ा दीजिएगा, तो ताप को बढ़ा दीजिएगा तो विभवांतर क्या होगा? प्रभावित हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। ताप पर भी निर्भर करता है, घनत्व पर भी निर्भर करता है। किसी चालक तार की लंबाई बढ़ा दीजिएगा, बताए है ना, जो प्रतिरोध होता है लंबाई के समानुपाती होता है। अब कुछ प्रयोग किए और अगले बार में प्रयोग कर दिए लंबाई को बढ़ाकर, तो वहाँ क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा, विभवांतर और धारा के मान में भी क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो कहने का मतलब, इसमें जो ओम का नियम बनाया गया है भी समानुपाती आई, उसमें ताप, दाब, घनत्व, लंबाई इत्यादि और फैक्टर क्या होते हैं? नियत का मतलब होता है कि अगर लंबाई ले लिए जितना तार का, तो उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। ताप मान लीजिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिए, तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। और घनत्व मान लीजिए कि 10 घन मिलीमीटर ले लिए,
10 घन मीटर क्यू ले लिए तो पर भी अगर लंबाई 5 मीटर ले लिए तो 5 मीटर से 7 मीटर नहीं कहना। ये सारी परिस्थितियाँ अगर नियत होती है तब ओम का नियम लागू होता है, अन्यथा ओम का नियम लागू नहीं होगा। तो दिमाग में रखना चाहिए कि ओम का नियम लागू रखता है, लेकिन भौतिक अवस्थाएं जो चालक का क्या होना चाहिए, हमेशा स्थिर होना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका नियम क्या है? ओम के नियमानुसार किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी चालक तार में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है यदि चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, घनत्व, लंबाई इत्यादि नियत रहे। यहाँ देखिए, अर्थात क्या हो गई, मान लिया कि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी तथा प्रवाही धारा I है, तो ओम के नियमानुसार क्या होता है? भी समानुपाती I। अब ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो बेटा क्या होगा? एक कांस्टेंट होएगा, और वह कांस्टेंट जानते हो क्या होता है? वह नियतांक क्या होता है? चालक तार का प्रतिरोध होता है। जहाँ R एक क्या है? नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसलिए R बराबर कितना होगा? भी I हो जाएगा। R बराबर भी बटा में कितना हो जाएगा? I हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि अब इसका परिमाण हम निकालते हैं। तो आप लोगों को ये बात तो पहले जानकारी हो गई है, I बराबर NE/VD सूत्र पढ़ा दिए हैं। ये सूत्र कहाँ से आया है? जाकर टॉपिक में देखिए, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में जो संबंध बताए थे वो हम पढ़ाए हैं, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं बात को समझाना होता है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, तब हम आगे की तरफ आपको बढ़ेंगे। मान लिया कि कोई चालक तार लिया गया, चालक तार लिया गया और चालक तार की लंबाई क्या होता है? ये बिंदु है, ये है बी बिंदु है, ये माइनस है तो निम्न विभव पर, ये प्लस है तो धन। इसमें तो सवाल ये बेटा इस तरह का हम फिगर बहुत बनाए हैं। ये आपको फिगर बनाना नहीं है, ये समझने के लिए, ये नहीं कि दिन भर दिमाग में कि फिगर उतारते रहना। कोई लड़का कहता है कि सर फिगर नहीं दिखाई दे रहा है। अरे जो फिगर उतारना नहीं रहता है बाबू, उस फिगर को हम लोग तेजी से बना देते हैं समझने के लिए। इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, तो जानकारी है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। ये मेटल में क्या होता है बाबू? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ये चालक तार की लंबाई कितना है? ये है। और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना लेते हैं? ये लेते हैं। तो मान लिया कि चालक तार की लंबाई कितना हो गई? L हो गई, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो कोई चालक तार लेते हैं तो बेटा मोटा चाहे पतला होता है, सबका शेप क्या होता है? सेम होता है। तो उसमें क्या होगा? कोई भी छोटा से छोटा का जो एकदम जो सिरा काटते हैं वह क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। अब ये कलम को देखो, और कलम का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वृत्ताकार लग रहा है ना। अगर क्या तार बहुत पतला होगा तो ये चीज़ खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी, जब इसको हम जोड़ देते हैं चालक किसी बैटरी से बेटा, तब विभवांतर भी उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन इसमें जैसे ही जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करने लगता है? ऐसे मूव करने लगता है। और जैसे ही दो आवेश रखते हैं, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? और विद्युतीय क्षेत्र की दिशा कैसे होती है? धन से ऋण की ओर। और इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन की दिशा ऋण से धन की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। और धारा कैसे प्रवाहित होती है बेटा?
धन विभव से ऋण विभव, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। ये सारी बातें पीछे बेटा हमने बता दिया है, प्रवाहित होते हैं। तो तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जब तार बाबू कोई लिया जाता है, कोई भी पदार्थ रहता है, तो दोनों चीज होता है, धन और ऋण दोनों होता है। लेकिन विद्युत धारा कौन पैदा करता है? इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी मेटल रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन उस पर चारों ओर, छोटा लेंगे तो कम इलेक्ट्रॉन होगा, ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ इस फंक्शन के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हम मान लिए हैं? n मान लिए हैं, तथा अनुगमन वेग इसका क्या हो गया है? vd हो गया। अभी क्या है? विभवांतर है। इतना तो क्लियर हो गया। तो I बराबर NEA इंटू VD कहाँ से आया है? विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। n क्या है? प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और VD क्या है? VD बाबू वेग है। किसका? इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है। जब कोई चीज बेटा लागू किया जाता है, जैसे ही दो आवेश आते हैं, एक आवेश को रख दिया जाए तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पत्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? विद्युत क्षेत्र उत्पत्ति होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक सूत्र होता है प्रवणता E बराबर V बटा में L, माने विभवांतर बटा में लंबाई। इसको जाकर आगे कभी भेंट होगा तो E बराबर dV बटा में क्या होगा? dr। E बराबर dV बटा में dr। विभव प्रवणता, उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये dV बटा में dr, माने विभवांतर में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन के डिफ्रेंशिएट के बराबर होता है। तो इसको E बराबर शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ऐसे भी ले, V बटा में R। V विभवांतर है, R क्या है? दूरी है। यहाँ पर दूरी बेटा कितना लिया गया है? ये दूरी L लिया गया है। क्या लिया गया है? इतना दूरी कितना लिया गया है? L लिया गया है। तो R के जगह पर कितना हो जाएगा? R के जगह पर L। तो E बराबर V बटा में R, इसलिए E बराबर कितना होगा? V बटा में L। थोड़ा इस सूत्र लिख देते हैं, उसको आप लोग नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, ठीक ना? इतनी बात समझ में आ गई, और इतनी बात को हम लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक? अब यहां से देखिए तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा हम पढ़ाए हैं आपको, E बराबर F बटा में Q। ये पहला लेक्चर की घटना है। किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में इकाई धन आवेश पर जो बल अनुभव किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे E द्वारा सूचित किया जाता है। तो E बराबर F बटा में Q होता है, इसलिए F बराबर कितना हो गया? QE हो गया। इस सूत्र को तो समझ रहे हैं बखूबी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ फोर्स F बराबर कितना होगा? Q इंटू A। चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, वह क्या होता है? आवेश। आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है। तो F बराबर QE हो गया। लेकिन Q बराबर E क्यों कहते हैं? जब विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित होती है तो वह किस रूप में प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉन के रूप में, ठीक? चाहे इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात की जाए, चाहे एक प्रोटॉन पर आवेश की बात, उसमें दोनों पर होता है। एक में माइनस होता है 1.6 गुणे 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एक पर प्लस होता है 1.6 गुणे 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अंतर सिर्फ है, यहाँ पर क्या किया जाता है? परिमाण और इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है। Q बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया, तो F Q की जगह पर कितना बेटा लिख देंगे? E इंटू E हो जाएगा। E छोटा E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। I क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है।
इसमें समीकरण 2 का मान रखने पर, इसमें समीकरण 2 ई देख रहे हो ना, ई बराबर भी बटा में एल, समीकरण 2 देख लिए होंगे, ई बराबर भी बटा में एल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई तो ई है, भी बटा में एल, और दोनों को गुणा करके रख देंगे तो ई भी बटा में एल हो जाएगा। इसको हम हटा देते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक, आराम से समझते रहिए। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो जब इलेक्ट्रॉन गति, संसार की कोई वस्तु अपने आप गति नहीं करेगी, उस पर न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार क्या होता है, एक बल लगता है। तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या होता है, F बराबर ma। तो A बराबर कितना हो गया, F बटा में m क्या है, त्वरण है, ये है। इसमें समीकरण 3 का मान रख दीजिए, समीकरण 3 F है ना बेटा, यहाँ पर F रख देंगे तो कितना होगा, ई भी बटा में एल, होल के बटा में कितना होगा m, और इसको जब ये नीचे चलाएगा, एल क्या होगा, नीचे चलाएगा, तो A बराबर ई भी बटा में कितना हो जाएगा, ml। इसको क्या मान लिए, समीकरण 4। अब हम गति का समीकरण इस्तेमाल करते हैं। गति का समीकरण बेटा देखो तो, v बराबर u प्लस कितना हो गया, at हो गया, v बराबर vd। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके गति को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग, चाहे अपवाह वेग। v बराबर vd अनुगमन वेग, और u बराबर 0। प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता है मेटल पर, कब माइनस से प्लस जाता है, जब उस पर बैटरी से जोड़ दिया जाता है तब। तो बैटरी से जोड़ने से पहले क्या होगा, प्रारंभिक वेग u बराबर 0, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में मेटल से बाहर नहीं निकलता है, इसलिए वहाँ पर प्रारंभिक वेग u कितना होता है, 0 होता है। पीछे भी कई अनुगमन वेग पढ़ा रहे होंगे ना, तो u बराबर 0 का इस्तेमाल किया गया है, कब, जब अनुगमन वेग का व्यंजक निकाला गया है तब। और t बराबर टाउ ले लेते हैं, इसमें t समय को किस द्वारा सूचित करते हैं, टाउ द्वारा। अरे टाउ बेटा लिखने के लिए कोई झंझट नहीं है, इसको ऐसे कर देना चाहिए, t लिख कर थोड़ा सा t को टेढ़ा कर देना चाहिए, बहुत थोड़ा ऐसे कर दीजिए, इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिए, ये क्या कहलाता है, टाउ कहलाता है। इसलिए v के जगह पर vd हो गया, और u के जगह पर 0, और a के जगह पर है, और t के जगह पर कितना हो गया, टाउ। इसमें समीकरण 4 से a का मान है, इसमें a बराबर आया ना बेटा, ई भी बटा में ml, ये तो 0 हो ही गया, a के जगह पर ई भी बटा में ml, देख लो a बराबर ई भी बटा में ml, कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो vd बराबर कितना होगा, ई भी बटा में ml इंटू टा। इसको सजा कर रखेंगे तो कितना होगा vd, ई भी टा बटा में कितना हो जाएगा, ml। परंतु समीकरण 1 से vd बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण 1 दिखाए है ना, समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 यही है, I बराबर NEA vd। तो हम किसका मान निकालेंगे, vd का मान निकालेंगे, तो vd बाकी भाग लग जाएगा, vd बराबर I बटा में कितना हो जाएगा, NEA हो जाएगा, कितना हो जाएगा, NEA हो जाएगा। तो vd बराबर I बटा में कितना होगा, NEA। अब हम क्या करेंगे, vd के जगह पर कितना रख देंगे, INE, इतना तो ठीक है, I बटा में NEA हो गया। अब vd के जगह पर कितना हो जाएगा, यहाँ से ई भी टा बटा में कितना, वो तो इसका तो इस्तेमाल कर लिए हैं, इसका इस्तेमाल हम पीछे क्या किए हैं। अब देखो vd बराबर, vd के जगह पर INEA हो जाएगा, I बटा में NE, और ई भी टी तो है ही है ml। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर वही निकाले थे, यहाँ पर देख लो बाबू, अब भूल गए थे, vd बराबर कितना हो गया, NEA
NeAVD, इसलिए VD बराबर कितना हो जाएगा, I बटा में NeA हो जाएगा। अब देखिए VD के जगह पर कितना रख देंगे, I बटा में NeA। अच्छा, परंतु समीकरण से VD बराबर इतना हो गया। अब VD के जगह पर कितना रख देंगे, इतना ही है E बीटा बटा में ml। अब VD के जगह पर कितना रख देंगे, I बटा में NeA। ये समीकरण से निकाल देंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो n तो हो गया और E दूगो है तो Ne स्क्वायर होगा, अट्ठा हो जाएगा। भी अकेले है, A इंटू डी, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो इतना हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो IMLA हो जाएगा। अब बेटा इसमें इस समीकरण से भी बटा में I का मान निकालेंगे, क्योंकि आपको जानकारी है ओम के नियम में R बराबर भी बटा में I। अब हम पहुंचते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये भी तो है, I को इधर बोला लेंगे तो भी में, अब भी में जितना गुणा रहता है वो क्या लग जाता है भाग में, और इसमें जिसको गुणा रहता है ये नीचे चला जाता है। भी को यहीं पर रख दिए, I को इधर बुलाएंगे तो भाग लग जाएगा, अभी को यहाँ छोड़ दिए तो बाकी जो बचेगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ML है ना जी, ये ML ध्यान दो, यही ध्यान देना जो है, M इंटू L बटा में NE स्क्वायर टा A, और टा को हम क्या कहते हैं, समय है। इसको टाउ जो है, टा को हम श्रांति काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रांति काल। विश्रामावस्था कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन को पास कराया जाता है तो एक निश्चित समय को लिया जाता है, उस समय को हम श्रांति समय कहते हैं। आई उसको रिलैक्स टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में, रिलैक्स टाइम, रिलैक्स टाइम कहते हैं, श्रांति काल। श्रांति काल का मतलब हो गया कि वह समय जिसे हम स्थिर मान लिए हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल। उससे हम टाइमिंग बढ़ाएंगे ना, जब टाइमिंग को बढ़ाते हैं तो वह कांस्टेंट नहीं रह जाएगा। हमने टाइमिंग को भी क्या किया है, कांस्टेंट ले लिया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का बेटा द्रव्यमान m है तो कभी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं बदलता है। ओम का नियम तभी लागू होता है जब लंबाई नियत रहता है, तब यहाँ पर लंबाई भी नियत है n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी चालक तार में प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात घनत्व n, आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻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 ⁻
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁰ टा श्रांति काल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ए तार का जब लंबाई नहीं बदलेगा तो उसके अनुप्रस्थ का इसका लंबाई नहीं बदलेगा तो इसकी मोटाई बदल जाएगी, इसका ये बदल जाएगा, नहीं बदले। तो ये क्या हो गया, एक नियतांक हो गया। नियतांक का मतलब होगा इसमें कोई बदलाव नहीं हो। ये नियतांक, इस नियतांक को कितना मान लिया गया है, आर मान लिया गया है, इसलिए बेटा कितना हो जाएगा, इसके जगह पर कितना हो जाएगा आर। आर बराबर कितना हो गया V/I। इस नियतांक को आर को क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यह ओम का नियम यही है ना, आर बराबर V/I, चाहे V बराबर IR, यह ओम का नियम है। अतः यह क्या हुआ, प्रमाणित हुआ। आराम से देख लो इसको, जो भी हम ये लिख देते हैं, ये किनारा रफ वर्क होता है बेटा। जब जरूरत समझना चाहिए तो इस रफ वर्क को आराम से अगल बगल लिख लेना चाहिए,
ताकि तुम्हें कोई सवाल करे तो चाहे तुमको कोई सवाल में उलझाए, पढ़ाई करोगे तो कोई भी तुमको सवाल में उलझा नहीं सकता है। इसके लिए बेटा क्या करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करके पढ़ना पड़ता है। ठीक।